हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एसजे कंप्यूटर क्लासेस पे। तो मैं आपका मेंटोर रोहित कुमार। दोस्तों, जैसा कि बात हुई थी, अपन सुबह 8 बजे 1 घंटे का सेशन होगा, वो भी मैराथन सेशन होगा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट आपके पास रहेंगे और 60 मिनट में 100 सवाल। मतलब आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। गुड मॉर्निंग, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल केवल और केवल सवाल जवाब है, यानी सवाल हमारे, जवाब आपके। एक काम करना, कॉपी लेकर बैठना। इससे यह पता चलेगा कि सर 10-10 क्वेश्चन के मैंने सेट रखे हैं। 10 क्वेश्चन मैंने मॉडर्न के हैं, 10 क्वेश्चन मिडेबल का है, 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर है, स्टैटिक जीके है, 10 क्वेश्चन पॉलिटी है, 10 क्वेश्चन रिवर है। इस तरीके से मैंने, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, 10-10 क्वेश्चन का सेट है ना। तो आप कॉपी लेकर जरूर बैठना। इससे यह पता चलेगा कि फलाने टॉपिक में, यानी किसी पार्टिकुलर टॉपिक में आपकी तैयारी कैसी है। बताओ, क्लियर है? केवल सवाल जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर यू रेडी? तो बता, लिख दो सर, बिल्कुल रेडी है। और दोस्तों, क्लास के लिंक को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए शुरुआत करें। और देखो, एक्चुअली क्या है ना, लेट नहीं होता है। आप सोच रहे हो सर लेट हुआ है, 8 बजे क्लास है, 8:10 हो गया, लेट जोन। मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होना, अभी फॉर्म भरने में टाइम है ना, कल से शुरू हुआ है। पिछले साल का कट ऑफ कहां था, कितनी कितनी सीटें थी, इसके बाद जोन डिसाइड कर लेना। परेशान मत होना अभी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, रुचि आ गई, वेद प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ, पवन जी हैं, अंजलि है ना। और चलिए, ऑल वे रेडी। चलिए चलते, शुरुआत करते हैं, देखते हैं। लेकिन क्लास की शुरुआत करें और एक खूबसूरत कोटेशन ना हो जाए, मतलब मोटिवेशनल कोट ना हो जाए। कहते हैं, तब तक मेहनत मत छोड़ो, तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। यानी आपका अगर लक्ष्य है बीपीएससी, तो पीछे मत हटना, भले आप टीचर बन गए हो। अगर आपका लक्ष्य है रेलवे के बिल्कुल रॉयल पोस्ट पे, तो भले ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया हो, पीछे मत हटना। बात समझ में रहे हो? मतलब क्या है कि जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचेंगे अगर आप लगे रहेंगे ईमानदारी पूर्वक, तब, है ना। चलिए, हमारे साथ सीपक भी जुड़ गए। दोस्तों, आप सभी को अभियंता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, है ना। आज नेशनल इंजीनियर्स डे है, यानी मुचगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे। तो आप सब इंजीनियर को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, है ना। इंजीनियर हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, नहीं। चलिए चलते, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फटाक से लगाओ और आगे बढ़े। थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। परा, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, यही थे क्या? यही थे? नहीं, ये पहले थे। और दूसरे कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। दूसरे कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी 1893 में, और ये पहले थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले थे, याद रखिएगा। आ जाइए दूसरा सवाल। Which one of the following was the first English ship that came to India? निम्नलिखित में से कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बताओ। हाँ, सयानी कर दिया ना अंजलि जी। तो दोस्तों, पहला अंग्रेजी जहाज जो रेड ड्रैगन है, कौन है? रेड ड्रैगन। पहला जहाज जो है वो कौन है? वो रेड ड्रैगन है। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रेड ड्रैगन। आ जाओ आगे। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह के नेतृत्व में किसने आगे बढ़ा? कौन लीड किया? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? यह कह रहा है नमक सत्याग्रह, यानी 12 मार्च 1930 की बात कर रहा है ये, है ना। तब जब गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को, तब कौन थे? तब थे अब्बास तैयब जी, जिसे गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन कहां का? गुजरात का। कहां का बच्चों? गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अब्बास तैयब जी को। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताना। भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन। हाँ, 12 मार्च से 6 अप्रैल जब पढ़ाएंगे डिटेल से वेद प्रकाश तो बताएंगे ना। आज तो मैराथन में चलते हैं आगे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में
कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, आप लोग तो सब जानते हो, है ना, आप लोग सब जानते हो। नहीं देखो कह रहे जी, आप लोग सब जानते हो। अरे इस बार सिलेक्शन मत छोड़ना, इस बार रेलवे में सिलेक्शन मत छोड़ना, ना तो एक एक करके कूटे जाओगे इस बार। पिछले बार भी मेहनत किया था जबरदस्त आपने भी और हमने भी किया था और मेहनत भी करवाया था, इस बार छोड़ना मत, है ना, नहीं एक एक करके कूटे जाओगे सब, जितने भी पिछले बार से कट ऑफ पार नहीं किया, चाहे वो CBT 1 हो CBT 2 हो, ठीक है। तो दोस्तों अंतरिम सरकार में अगर हम बात करें, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। अरे भाई काहे राजगोपालाचारी लगा रहे हो, बताओ, राजगोपालाचारी लगाओगे, इतनी बड़ी गलती। हाँ वेद प्रकाश कोई दिक्कत नहीं है, जीके जीएस इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। आ जाओ आगे नेक्स्ट। कहता है सर जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी, तो कौन कौन? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बिल्कुल लग जाएगा इस बार, छोड़ना नहीं, इस बार छोड़ना नहीं, मेहनत भी करेंगे और मेहनत भी करवाएंगे। हाँ उपाध्यक्ष पूछना है, अरे अध्यक्ष नहीं थे अंतरिम गवर्नमेंट के, ठीक है, परेशान मत हो। क्या निकल कर आएगा बताओ कि कांग्रेस नेताओं ने जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी बात करें हम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आपको याद होगा, तब इंडियन लिबरल फेडरेशन ने पार्टी छोड़ी है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आ जाओ आगे। आमतौर पर आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रणी के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? रिपन, मेयो, लिटन, कर्जन। क्वेश्चन नंबर 6। इसके भी जी खुश रहिए भैया, क्या हाल हो, कैसे हो? सर फिर अध्यक्ष आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं अंजलि जी, आपके मन में क्वेरी है आप अपने नोटबुक में लिख लो और टीजी में डाल देना टेलीग्राम पे, या फिर जब हम कल पढ़ाएंगे दोपहर 2 बजे तो उसका ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। तो कौन है दोस्तों? तो रिपन, और इन्हीं के समय में 1881 में पहली बार जनगणना हुआ, 10 वर्ष की जनगणना, है ना। रत्नाकर जी गुड मॉर्निंग मेरे भाई, है ना। और जब आगे निम्नलिखित में से कौन सा सीधे 1932 के पूना संधि से संबंधित था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पूना पैक्ट ऑफ 1932? चलो बताओ। इंडियन वीमेन, इंडियन लेबर क्लास, इंडियन फार्मर्स, इंडियन डिप्रेस्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देखोगे दोस्तों इंडियन डिप्रेस्ड क्लास यानी पूना पैक्ट की बात करते हैं तो किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में, अंबेडकर साहब के बीच में। तो किसके लिए है? तो दलित वर्ग के लिए है। किसके लिए? दलित वर्ग के लिए, याद रखिएगा। डायरेक्ट डिप्रेस्ड क्लास था ना, किनके बीच हुआ था? अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच हुआ था, है ना। आ जाओ नेक्स्ट। मोडी लिपि के दस्तावेजों में कार्यरत थे, यानी द मोडी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द किसके? वोडियार या जमोरिन्स या होयसल या मराठा। क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्या होगा भाई जरा बताओ। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है ना, 5-7 मिनट तो एसी ने टाइम खा लिया स्टार्ट करने में, स्टार्ट ही ना हो रहा था, परेशान कर रहा था। तो दोस्तों मराठा है। कौन है भाई? मराठा। तो मोडी लिपि, जैसे ऐसे समझना कि देवनागरी लिपि किसके लिए है? देवनागरी लिपि ये हिंदी के लिए, तो जो मराठों की लिपि थी वो मोडी स्क्रिप्ट था। क्या था? मोडी स्क्रिप्ट था, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9। ठंडा लग रहा है? अच्छा तो बेटा स्टूडियो एक्चुअली क्या है ना, स्टूडियो में देखो कितने लाइट हैं, 1 2 3 4, 4 बड़े बड़े लाइट हैं, 8 रॉड वाले लाइट हैं, इसके बाद बोर्ड की गर्मी, फिर बोलने की गर्मी, है ना, फिर कैमरा और सारा इक्विपमेंट, इस कारण से गर्म लगता है ना।
तो दोस्तों ये क्या है सर 1943 1943 में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आ जाओ आगे। प्रसिद्ध आईएनए परीक्षणों में अधिवक्ता कौन था? इंडियन नेवी का जो ट्रायल हुआ था लाल किला में, उस समय उनके लॉयर कौन थे, अधिवक्ता कौन था? भूला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सिराज गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आएगा सर? भूला भाई देसाई। क्या बच्चों? भूला भाई देसाई याद रखिएगा। ये कौन थे पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई, है ना। आ जाओ आगे। सिंधु नदी कहां से निकलती है? रिवर्स इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। सिंधु नदी कहां से निकलती है? जब क्लास एंड करेंगे तो बताना जरूर कितने परसेंट मार्क्स, यानी कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है? चलो बताओ, डू इट फास्ट। तो सिंधु नदी कहां से निकलती है बच्चों? सर कैलाश। कहां से? अरे कैलाश से, हिंदुकुश मत लगाओ, कैलाश से। कहां से निकलती है? कैलाश से। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर ट्रांस हिमालय में, कैलाश रेंज में मानसरोवर के पास से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लेशियर का नाम पूछेगा तो सेंगगे जांगबो ग्लेशियर, है ना। नेक्स्ट की बात करें, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर्स इज वेस्टवार्ड फॉलोइंग? महानदी, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 12। आज पता चल जाएगा तैयारी कैसी है। क्या बात है आज बेटा, फालतू जो नाम लिखा ना अच्छा ना लगता लेने में, नाम चेंज कर दो प्लीज, है ना। अरे नाम थोड़ा सा रखो, सलमान खान रख ले, विराट कोहली रख ले। तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? ये प्रायद्वीपीय नदी ताप्ती, कह रहा पश्चिम की ओर, तो समानता वाली ट्रिक याद कर लो। समानता यानी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, कावेरी नदी किस राज्य से बहती है? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, कर्नाटक टू महाराष्ट्र, कर्नाटक टू तमिलनाडु, केरल टू तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए भावना भी जुड़ गई हमारे साथ। तो दोस्तों अब कावेरी नदी की बात करें, ये कहां से? सर कर्नाटक से तमिलनाडु। कर्नाटक से तमिलनाडु, यानी कावेरी नदी कर्नाटक से तमिलनाडु बहती है दोस्तों, है ना। ये पश्चिमी घाट से निकलती है ताल कावेरी से। कहां से? ताल कावेरी से। आ जाओ आगे। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, दोआब, लोलैंड और ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 14। चलो, हां तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है ना, कावेरी। भावना जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर दोआब। अच्छा एक चीज बताना कि सबसे पहले दोआब एरिया में 50% का टैक्स किस शासक ने लगाया था? आप फोटो भी देख सकते हो। ये मान लो गंगा है, ये मान लो यमुना है, और ये दोआब है, ये दोआब है। और खादर और बांगर बच्चे आपको पता ही है कि खादर नई जलोढ़ मिट्टी है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और 50% टैक्स लगाने वाला कौन था पहला शासक? तो अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी है, याद रखिए कौन है? अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले। आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? पेन्नार, माही, तीस्ता, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 15। ना ना ना, एमबीटी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी पहला, एमबीटी तो बाद में आया ना, एमबीटी तो बाद में आया। तो देखोगे कौन भारत में प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? सर तीस्ता नहीं है, क्योंकि ये सिक्किम से निकलेंगी और ट्रिब्यूटरी बन जाएगी मात्र 2 राज्यों में, जबकि पेन्नार, माही, साबरमती बेसिन है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, तो भारत में कुल 14 जल निकासी बेसिन है, 14। ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती और बराक इनमें से प्रमुख है, याद रखिएगा, है ना। आ जाओ आगे। अरे माही लुप्त हो जाती है, लेकिन माही निकलती है, दूर सफर करती है ना। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉलोइंग वेस्टवार्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डोंट फॉर्म डेल्टा। क्या निकल कर आएगा जरा बताओ। तो आपको याद होगा दोस्तों कि पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उच्च ढाल है।
अरे बात समझ में है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कृष्णा नदी किस राज्य से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 17। देखो, आप चेक करते रहना कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो आप। उच्च ढाल रहेगा तभी तो नहीं बनेगा डेल्टा। कृष्णा नदी किस राज्य से होकर बहती है बच्चों? सर महाराष्ट्र और कर्नाटका। महाराष्ट्र, अरे भैया केरल और आंध्र प्रदेश लगा रहे हो क्या? ये तो आसान है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कृष्णा नदी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, है ना? आ जाओ आगे, नेक्स्ट। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होकर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कुल मिलाकर 4 राज्यों में। कौन कौन? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में बहेंगी? 4 राज्यों में बहेंगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी या धनसिरी? क्वेश्चन नंबर 18। हां जी, नागार्जुन सागर डैम, अलमाटी डैम, श्रीशैलम डैम, सब उसी पे है। क्या निकल कर आएगा बच्चों? तो इसका जवाब होगा सर दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलेगी और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों के बीच स्थित है, वो कौन सी 2 नदियां हैं? नर्मदा लूनी, नर्मदा ताप्ती, तापी और माही, माही और लूनी? क्वेश्चन नंबर 19। चलो बताओ, तो क्या निकल कर आएगा? सर ये नर्मदा और ताप्ती है। क्या बच्चों? नर्मदा और ताप्ती है। क्या है? नर्मदा और ताप्ती। अरे वही तो है, नर्मदा और ताप्ती। ये देखो क्या कहा? सतपुड़ा रेंज। तो ये देखो नर्मदा, ये नर्मदा है और ये ताप्ती और ये सतपुड़ा रेंज, है ना? ये सतपुड़ा रेंज दिख रहा है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट। बकिंगम नहर कहां से होकर गुजरती है बच्चों? द बकिंगम कैनाल रन्स थ्रू तमिलनाडु कर्नाटक, केरल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या निकल कर आएगा? सर बकिंगम नहर की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। यानी बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश से निकलकर तमिलनाडु से होकर बहती है। 796 किलोमीटर है ये, 796 किलोमीटर, है ना? आ जाओ आगे। अब आते हैं थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में। महसू, डांगली और झाली किसके लोकप्रिय डांस हैं? उत्तराखंड के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के? क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों महसू, डांगली और झाली किसके हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। किसके? ये हिमाचल प्रदेश। यहां आपको दिखेगा जिसकी सीमा चाइना से लगती है, जिसकी सीमा चाइना से लगती है ना? क्या होगा? तो सर हिमाचल प्रदेश है। क्या बच्चे? हिमाचल प्रदेश। आ जाओ आगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में 7 समुद्र, 9 नारायण और 84 महादेवों की परिक्रमा पूरी हुई है? अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर या उज्जैन? क्वेश्चन नंबर 22। कमेंट बहुत स्लो आ रहे हैं आपके, क्या बात है? अरे सारे बच्चे जवाब देना, सारे बच्चे जवाब देना, गलत ही सही। यहां गलत होगा, एग्जाम हॉल में सही करोगे। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश के किस शहर में 7 समुद्र, 9 नारायण और 84 महादेवों की परिक्रमा पूरी हुई है? उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के किनारे है बच्चे, जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखिएगा, है ना? जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखना। आ जाओ आगे। महाकाल का मंदिर वही है। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बाल कवि बैरागी? ऐसा ही सवाल गलती होता है रेलवे में, बताओ होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही सवाल पूछता है रेलवे। सर कहां से पूछ दिया, समझ नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बंडल हैं, कलेक्शन है। तो ये क्या निकल कर आएगा? सर ये नंदराम दास, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? नंदराम दास, ऑप्शन नंबर डी। जेमिनी रॉय ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है किस क्षेत्र में? डांसिंग, कलर फोटोग्राफी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, पेंटिंग? क्वेश्चन नंबर 24। चलो बताओ। हां जी, 3D घड़ी उसी मंदिर में, महाकाल के मंदिर में लगा है बच्चे। तो क्या निकल कर आएगा? जेमिनी रॉय बच्चे ये पेंटिंग में है। जैसे एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन आपको याद होगा, एमएफ हुसैन ये क्या बच्चे? पेंटिंग में था, है ना? सबका देखा, देखो
कहती है भावना कि हमको पता था, सबका देखा गलत हो गया। क्यों सबको देख के गलत कर दिया, मुझे यह बता दो। सब बोल देंगे कि भारत की राजधानी भोपाल है, तो आप भी बोल दो कि भोपाल है। अरे अपने पे भरोसा करो ना, आई एम द बेस्ट, है ना। आ जाओ आगे। आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले एक तस्वीर बनाई गई थी, वो ऐतिहासिक पेंटिंग की पहचान किस देश में की गई है, जरा बताना। हाजी रवि वर्मा भी, बहुत बढ़िया, चलो बताओ। क्या होगा बच्चे, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले एक तस्वीर बनाई गई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में। ये देख सकते हो कंगारू है, ये देख सकते हो क्या है, कंगारू बच्चे, क्या है, कंगारू। आ जाओ आगे। किस स्थान पर एएसआई ने कृष्णदेव राय नायक की मृत्यु के लिए पहले एपिग्राफिकल संदर्भ की खोज की है? आगरा, मथुरा, तुमकुर या किलाड़ी? क्वेश्चन नंबर 26, चलो बताओ जल्दी, डू इट फास्ट। जल्दी बच्चे। क्या निकल कर आएगा बच्चे, देखो। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, लेट हो गया आज। सर ये तुमकुर है, सब किलाड़ी लगा रहे हो, कोई किलाड़ी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तुमकुर है बच्चे। कहां पे, तुमकुर। आपको याद होगा कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे बच्चे, बाबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य की जड़ें तमिलनाडु में है, वो कौन सा है? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक? क्वेश्चन नंबर 27। तो ये सवाल देख के मुंह में पानी आ जाता है, जनरली पानी आ जाता है। बताओ आता है कि नहीं आता है? सर ऐसे सवाल तो बिल्कुल छक्का उड़ा देंगे हम। भरतनाट्यम, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम भी केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में गांव है, और कथक उत्तर प्रदेश होगा, दिल्ली होगा, नॉर्थ इंडिया होगा। सब कथक लगा देना, है ना, कथक लगा देना, ठीक है। निशांत खुश रहो बच्चे, आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार विजेता फिल्म में कोई संवाद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैड नो डायलॉग्स? सलाम बंबई, पुष्पक, चेतक, दासी? क्वेश्चन नंबर 28। चलिए इसके भी कह रहे हैं सर भरतनाट्यम, तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? ये है पुष्पक। क्या है, पुष्पक है ना, क्या है, पुष्पक। संगीतम श्रीनिवास राव इसके डायरेक्टर हैं। कौन है? संगीतम श्रीनिवास राव, संगीतम श्रीनिवास राव इसके डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा, है ना। अरे कह रहा है कि किस पुरस्कार विजेता फिल्म में कोई डायलॉग नहीं है, संवाद मतलब कोई डायलॉग। देखो लिखा हुआ तो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैड नो डायलॉग्स। कोई डायलॉग नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, ठीक है। अरे हाँ, चेतक स्कूटर का नाम है, बहुत बढ़िया। निशान देख रहे हो, कह रहे सर चेतक स्कूटर का नाम था, बहुत शानदार। चेतक ने कहा कि सर महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था, उसी से तो इंस्पायर होकर स्कूटर का नाम रखा है, चेतक। भोगाली बिहू किसका त्योहार है बच्चे? असम, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 29। तो आपको याद होगा कि सर भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू, ये असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कितने बच्चे? 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुतोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? पुतोला नाच इज द ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट आर्ट ऑफ विच स्टेट? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा? क्वेश्चन नंबर 30। पता है कैसे याद रखे थे हम लोग अपने टाइम में? असम में 3 प्रकार की बहू होती है, बड़की बहू, छोटकी बहू, मंझली बहू। तो वैसे ही याद रखे थे, है ना, वैसे ही याद रख लो आप भी। तो दोस्तों अब देखोगे पुतोला नाच जो है वो असम में है। कहां? उड़ीसा। देख रो, मतलब देखा जहां स्ट्रिंग पपेट है, कठपुतली नाच है, राजस्थान लगा दिया। कठपुतली नाच देखा, राजस्थान लगा दिया। अच्छा, सब कठपुतली नाच राजस्थान जाएगा क्या? है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? निजता के अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 21। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सरोज जी, गुड मॉर्निंग।
अच्छा, मेरे से हरदोई में पढ़े थे सरोज, क्या बात है। अभी कहां हो बेटा? ओह क्या बात है, अभी कहां हो? बड़ा अच्छा लगता है यार कि पुराने बच्चे जब याद करते हैं, आते हैं ना, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो 9 न्यायाधीशों की बात करें सर, जेएस खेहर, जेएस खेहर। और जरा कमेंट बॉक्स में बताना, पहला सिख सीजीआई कौन है? पहला सिख सीजीआई, पहला सिख सीजीआई की बात करेंगे तो जेएस खेहर है बच्चे। कौन है? जेएस खेहर, है ना। एचजे कानिया, ये पहले सीजीआई थे, पहले सीजीआई, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने बच्चों ये कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था, याद रखिएगा, 2017 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, यानी अनटचेबिलिटी है, वो क्या समानता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, या संवैधानिक उपचार का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 32। चलो जरा बताओ क्या निकल कर आएगा बच्चे, ये जवाब क्या होगा जल्दी? तो क्या होगा देखो, ये होगा समानता का। राइट टू इक्वलिटी, भावना जी कैसे से लगा दिए? 14 से 18 के बीच क्या है? राइट टू इक्वलिटी। ये अनटचेबिलिटी 17 में है, देख लो किसमें आएगा। ये तो आसान सवाल था ना, ये तो उम्मीद करते हैं आपसे सही। देखो पराग ने भी गलती की सी, क्यों गलती कर दी बताओ, ये सवाल में क्या था? ऐसे सवाल गलती करोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे सिलेक्शन से, है ना। अब देखो ये 25 से 28 है, मैं बार बार कह रहा हूं फंडामेंटल राइट रट्टा मार लो। शोषण की ये 23-24 है ना, और ये आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A क्या अधिकार प्रदान करता है? वर्क, प्राइवेसी, इक्वलिटी, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा यूपीपी में हो जाएगा, क्या बात है। सरोज सिलेक्शन लेके इन्फॉर्म जरूर करना बच्चे, है ना। काम कर रहे थे, अरे तो एक बार में एक काम करो ना, तो फोकस करो ना। और सरोज फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करते रहो, है ना। तो दोस्तों ये आसान सवाल है सर, एजुकेशन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे ऐड ऑन किया गया है ना। आ जाओ आगे नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? Which of the following European countries was the first to give women the right to vote? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बताओ क्या होगा जल्दी। तो दोस्तों कौन सा यूरोपीय देश है जो सबसे पहले महिलाओं को मतदान दिया? पहला देश जो महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था वो न्यूजीलैंड है, फर्स्ट कंट्री। लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जरा सा आप ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा आपसे यूरोपियन कंट्रीज, आपसे पूछा यूरोपियन कंट्रीज। अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया क्या यूरोपियन कंट्री है क्या? नहीं है ना। अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में जाएगा, तो फिनलैंड होगा ना। इसलिए कहते हैं सवाल पढ़ने के लिए, झीलों का शहर, झीलों का देश फिनलैंड, है ना। आ जाओ आगे। तो दोस्तों महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड पहला, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, और यूरोपीय कंट्री में फिनलैंड है। आ जाओ आगे। इंटरनेट तक पहुंच भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? 22, 20, 21, 19। क्वेश्चन नंबर 35। इसीलिए कहते हैं कि सवाल को अच्छे से पढ़ो, फोकस करो क्वेश्चन पे। आप जानते हो लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हो। चलो हमारी टेक्निकल टीम जुड़ गए हमारे साथ, बताइए कौन जुड़े हैं? वही शर्मा जी। शर्मा जी का स्वागत किया जाए। वेलकम शर्मा जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो दोस्तों ये क्या निकल कर आएगा सर? आप खुद सोचो, 19 कहता है बोलने की आजादी, 19A, तो इंटरनेट भी क्या है? बोलने की आजादी तो है। इंटरनेट के माध्यम से ही तो हम बात करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, आप अपनी बात रखते हो, है ना। ठीक है, आ जाओ आगे। मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं? संविधान की आधारशिला, संविधान के अंतरात्मा, या बोथ, या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36। चलो बताओ क्या होगा। हाँ अंजलि जी, टी शर्ट वाले शर्मा जी, ओह क्या बात है ना भाई। इनके लिए भी बहुत हैक्टिक हो जाता है यार। देखो संडे रहते हुए भी ये बिल्कुल बिजी रहते हैं। चलो हम लोग तो ठीक है, समझ में आता है कि हमारी
प्रोफेशन ऐसा ही है, पढ़ाना है, लेकिन ये लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, लेट नाइट काम करना है ना। तो दोस्तों ये क्या है? अरे संविधान की आधारशिला अंतरात्मा मत बोलो, अंतरात्मा मत बोलो, केवल संविधान की आधारशिला है। अंतरात्मा कब होगा ये देखो, अंतरात्मा कब होगा? जब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मिलाएंगे तब संविधान का विवेक कहा जाएगा, और मौलिक अधिकारों को संविधान की आधारशिला कहा जाता है। इसलिए बोथ लगा दिए, क्लीन बोल्ड हो गए, देखो, है ना। यही सब क्वेश्चन गलती करते हो आप, इस बार गलती मत करना बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 अभी हमने पढ़ाया। अरे आर्टिकल 32 जो आत्मा है वो कहा है किसने? बी आर अंबेडकर साहब ने कहा है ना, बी आर अंबेडकर साहब ने कहा ना बच्चे, वो तो चीजें अलग हो गई ना। तो ये क्या है? 14 से 18, 14 से 18 याद रखिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी बात समझ लेना। फंडामेंटल राइट्स और डीपीए स्पीच, ये रट्टा मार लेना, क्योंकि मैं कराऊंगा ही 2 बजे वाले क्लास में पूरा फंडामेंटल राइट्स, पूरा डीपीए स्पीच, पूरी पॉलिटी, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं। लेकिन फिर भी घर में एक बार जरूर देख लेना, किताबें तो होंगी ही, प्रैक्टिस सेट होगा ही, बहुत सवाल पूछता है इससे, बहुत, और बच्चे बार बार गलती करते हैं। चलो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आचरण के संबंध में संविधान में कौन सा निर्देश शामिल नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रों के बीच संबंधों, न्याय संगत और सम्मानीय रखरखाव के लिए काम करना, अंतरराष्ट्रीय कानून संधि एवं दायित्वों के लिए सम्मान दिखाना, मध्यस्थता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, या निशास्त्री के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 38। चलो बताओ। राधे राधे निमित जी, क्या हाल, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे पुराने बच्चे को देखते हैं तो पता है मतलब ऊर्जा सी आ जाती है कि चलो सिलेक्शन लेने के बाद भी क्या निकल कर आएगा? तो निकल कर आएगा सर ऑप्शन नंबर डी, कह रहा है शामिल नहीं है, नोट पूछा है आपसे। क्या पूछा है? नोट। तो अब कह रहा है वर्क फॉर डिसआर्मेंट, यानी निशस्त्री के लिए। हमें क्या मतलब है भैया बताओ, हमें क्या मतलब है? हम तो अपने पड़ोसी को देखेंगे कि भाई तू परमाणु हथियार मत बना, पूरे वर्ल्ड का ठेका थोड़े ले रखे हम, पूरे वर्ल्ड का ठेका कौन लेगा? यूएन देखेगा अपना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 39। राज भैया गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हो? तो कौन गलत सुमेलित है? आर्टिकल 40, 41, 19A, 44 क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों क्या गलत है सर? आर्टिकल बी जो 41A ये गलती है। तो 41 में क्या निकल कर आएगा सर? 41 में है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में या कार्य करने के मामले में अधिकार। और अनुच्छेद 48 क्या है कि सर पालतू पशुओं को की हत्या पर रोक, यही तो है ना। आ जाओ आगे नेक्स्ट। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, विलियम गॉन्डे। क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, आर्टिकल 41 जो वहां 48 होना था। तो देखोगे दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के जनक की बात करें, वर्गीस कुरियन है। ये कौन है? ये हरित क्रांति के जनक, और ये विश्व में हरित क्रांति के जनक, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत अपना भारत, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अतुल्य भारत हमारी पहचान। क्वेश्चन नंबर 41। आलोक रोज आ रहे हैं बच्चे, एक सप्ताह से रोज आ रहे हैं, दोपहर 2 बजे और शाम को 7 बजे आलोक, है ना। तो दोस्तों भारत में जीआई टैग की बात करें तो ऑप्शन क्या होगा? प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ आगे। किस राज्य के काले चावल, जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, जीआई टैग प्रदान किया गया है? रीजनिंग क्लास बच्चे होता है ना नितिन सर की, शाम को 3 बजे, मेरी 2 बजे होंगी, फिर 3 बजे होगा, है ना। जुड़ जाना नितिन सर के साथ। तो तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान, मणिपुर, तो बच्चे कहां का? ये मणिपुर का है।
किसका? ये मणिपुर का है। किसका? मणिपुर का। नेक्स्ट, भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग है वो किस एक्ट के अनुसार दिया गया है? पेटेंट एक्ट 1970, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, नया डिजाइन अधिनियम 2000 ईस्वी, या भौगोलिक संकेत एक्ट 1999? क्वेश्चन नंबर 43। तो किसके लिए बच्चे? आपको याद होगा सर जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 ईस्वी में, यह भौगोलिक संकेत एक्ट 1999। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, कहां की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, बिहार? क्वेश्चन नंबर 44। मशरूम सुन के मुंह में पानी आ जाता है ना, टेस्टी जबरदस्त रहता है, बहुत लाजवाब टेस्ट। और जो गुच्छी मशरूम है ना, ये 1 लाख रुपए किलो है, बहुत महंगा। मोदी जी पहली बार खाए थे और तारीफ किए थे, तब से ये चर्चा में आया था। ये बच्चों ये क्या है? सर जम्मू कश्मीर का है। कहां का? जम्मू कश्मीर का, याद रखना कहां का? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट, किस राज्य को वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम के लिए जीआई टैग मिला है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 45। देखो हमारी टेक्निकल टीम अभी सीजीएल का एग्जाम की बात पूछ रही है, भैया अभी रेलवे का एनटीपीसी है, टेक्निकल टीम अब उनकी बात करो, है ना, उनकी बात करो अभी आरआरबी एनटीपीसी की। तभी सीजीएल पूछ रहा बचाओ। तमिलनाडु बच्चे कौन है? सर तमिलनाडु है। शर्मा जी का ना मतलब लग रहा है हैंग हो गया शर्मा जी का। नहीं, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? ओह देख रहे हो, चिंता मत करो, आपकी भी शादी वादी होगी ना तो ऐसे ही मेहंदी लगेगा आपको भी, चाहे लड़के हो या लड़कियां, सबको लगता है, खासकर बिहार झारखंड सब जगह, है ना। तो क्या होगा? सोजत मेहंदी, मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, नहीं। तो दोस्तों राजस्थान, क्या बच्चे? राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया, याद रखिए कहां के? राजस्थान। नेक्स्ट, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ओडिशा, राजस्थान, असम, कर्नाटक? क्वेश्चन नंबर 47। विच स्टेट्स जुडीमा राइस वाइन हैज बीन गिवन जीआई टैग? क्वेश्चन नंबर 47। तो देखोगे कि जुडीमा राइस वाइन की बात करें बच्चे, ये असम है। क्या है? असम है। क्या है? असम, है ना। अच्छा, बिना शादी के भी लगता है मेहंदी? ओहो, देख रहे हो अंजलि जी कह रही बिना शादी के भी मेहंदी लगता है। मतलब क्या है कि मेहंदी लगाना ही है, चाहे शादी हो या ना हो। नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे भी मेहंदी सुख का प्रतीक माना जाता है। किस राज्य की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत का प्रदान किया गया है? कर्नाटक, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन नंबर 48। चलो बताओ। तो दोस्तों सरभजा और सरपुरिया की बात करें, ये पश्चिम बंगाल है। देख रहे हो, मिठाई सुनकर मुंह में पानी आ गया सुबह सुबह, है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, किस राज्य के गुलबर्गा तूर दाल को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड? क्वेश्चन नंबर 49। लगाते हैं? अच्छा सही है, लगाना भी चाहिए, है ना। तो दोस्तों आप देखोगे गुलबर्गा यानी कहां पे है? कर्नाटक। गुलबर्गा नाम से ही जग जाहिर है क्या बच्चे? कर्नाटक है, याद रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, किस राज्य की एडुइर मिर्च और कुटियाटूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर? क्वेश्चन नंबर 50। अब थोड़ा से लाइक वाइक कर दिया करो यार, जितने बच्चे हैं कम से कम लाइव उतने तो लाइक्स कर दो, है ना बच्चों। मतलब बोलना पड़ता है। बताओ तो बच्चे क्या निकल कर आएगा? सर ये केरल है, एडुइर मिर्च और कुटियाटूर आम। अच्छा, भारत का सबसे तीखा मिर्च या विश्व का सबसे तीखा मिर्च का नाम बताओ। विश्व का सबसे तीखा मिर्च का नाम क्या है? भूत जोलकिया। क्या बच्चे? भूत जोलकिया, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 51। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं बच्चे। कहां पे? सर कोणार्क में है। कहां पे? कोणार्क में, जो आपको 10 रुपए में देखने को मिलता है ना, जो आपको 10 रुपए में देखने को मिलता है। आ जाओ आगे। नटराज मंदिर बच्चे कहां है? चिदम्बरम में, रामेश्वरम में, मदुरई में, तंजावुर में? क्वेश्चन नंबर 52। तो बच्चे कहां पे दिखेगा? नटराज मंदिर की बात करें, यह चिदम्बरम में है। नटराज मंदिर कहां पे? चिदम्बरम यानी तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु, है ना। शिव की
विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर बच्चे कहां है? तंजाउर, कालपी, रामेश्वरम, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 53। द फेमस कंदरिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो आपको याद होगा कंदरिया महादेव की बात करें सर ये खजुराहो में है, और खजुराहो किसकी राजधानी थी? बताओ खजुराहो किसकी राजधानी थी? खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? हाँ मध्य प्रदेश में है ना। अरे कैपिटल था ना खजुराहो। डी 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 खजुराहो, बहुत बढ़िया। अरे चंदेलों की थी ना, चंदेल राजपूत, चंदेला, चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो, याद रखिएगा। रथ मंदिर बच्चे कहां है? तंजाउर में, ममालपुरम में, रामेश्वरम में, मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 54। तो आप देखोगे बच्चों कि रथ मंदिर की बात करें यह ममालपुरम में है। ममालपुरम यानी तमिलनाडु। कहां पे? ममालपुरम तमिलनाडु, याद रखना। नेक्स्ट की बात करें बृहदेश्वर मंदिर कहां है? तो आपको याद है बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जिसे राज प्रथम ने बनाया था। राज प्रथम ने बनाया। कहां पे? ये तमिलनाडु के तंजाउर में। कहां पे? तंजाउर में। और मदुरई में क्या है? मीनाक्षी मंदिर। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर बच्चे, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है ना। नेक्स्ट की बात करें महाबोधि मंदिर कहां है? पटना, गया, बोध गया, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 56। तो आपको याद होगा महाबोधि मंदिर यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहां पे ये? सर बोध गया में। कहां पे? बोध गया में। ये निरंजना यानी फल्गु के किनारे है ना। पुराना नाम उरुवेला है। क्या है? उरुवेला, याद रखिएगा, पुराना नाम उरुवेला है ना। नेक्स्ट रघुनाथ मंदिर कहां है? श्रीनगर, जम्मू, अहमदाबाद, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 56। तो आप देखोगे बच्चों कि रघुनाथ मंदिर ये आपको जम्मू में देखने को मिलेगा। कहां पे? जम्मू में। कहां पे देखने को मिलेगा? जम्मू में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 64 योगिनी मंदिर कहां पे? उज्जैन, खजुराहो, इंदौर, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 58। चलो बताओ। बच्चे आप देखोगे 64 योगिनी मंदिर की बात करें यह खजुराहो में ही है। कहां पे? खजुराहो में। कंदरिया महादेव भी खजुराहो में, और 64 योगिनी मंदिर भी खजुराहो में। खजुराहो बोले तो मध्य प्रदेश, खजुराहो बोले तो मध्य प्रदेश, याद रखिए। कहां पे? मध्य प्रदेश है ना। नेक्स्ट सास बहु मंदिर, देख रहे हो, सास बहु मंदिर, मामा भांजा मंदिर। एक दिन टेंपल करवा देंगे पूरे इंडिया का, जो इंपॉर्टेंट टेंपल्स है ना, कि उस मंदिर का निर्माण किसने कराया, मंदिर का लोकेशन कहां है, और किस देवता की पूजा होती है, सारा कुछ करवा देंगे। ठीक है। तो सास बहु मंदिर कहां है बच्चे? सास बहु मंदिर की बात करें यह आपको उदयपुर में दिखेगा, राजस्थान में। उदयपुर राजस्थान में सास बहु मंदिर कहां पे? उदयपुर है ना। आ जाओ आगे। महाकालेश्वर मंदिर, अभी हमने चर्चा किया कि महाकालेश्वर मंदिर की बात करें उज्जैन, भुवनेश्वर, तंजाउर, नासिक। तो बच्चे उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे है महाकालेश्वर, जहां पे 3D क्लॉक लगाया गया है ना। आ जाओ नेक्स्ट। अब आते हैं खेल और खिलाड़ी की बात करें। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ बेसबॉल गेम? 4, 9, 6, 2। क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों आप देखोगे कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। कितने? 9 खिलाड़ी होंगे बेसबॉल में। कितने बच्चे? 9 खिलाड़ी होंगे बेसबॉल में। आ जाओ आगे। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 13, 8, 15। क्वेश्चन नंबर 52। चलो बताओ जल्दी। क्या होगा बच्चे? 11। क्या पूछे आप? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट, जहां पे मामा भांजा मंदिर है। मामा भांजा मंदिर, ठीक है बच्चे। मामा भांजा मंदिर कहां पे?
तो राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब में 11 खिलाड़ी, सब में 11 खिलाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी है, ये आपके सामने, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब आप एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना, याद रख लेना। ठीक है, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 53। ओहो अंकुल कुमार, आई लव यू बेटा, लव यू करने का जगह यही मिला है? लव यू करने का जगह यही मिला? इतना दुनिया में जगह है, यही मिला लव यू करने का जगह? तो लव यू करो ना, घर में पापा मम्मी को बिठा लो और बोलो कि लव यू कर रहे हैं हम, तो पापा मम्मी भी आपके लिए लड़की ढूंढेंगे, है ना? पापा मम्मी भी आपके लिए लड़की ढूंढेंगे कि बच्चा से तो पढ़ाई हो ना रहा। लगे रहो बिल्कुल, कहीं ना कहीं सफलता तो हासिल होगा, उधर तो सफलता हासिल हो नहीं रहा, सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो भाई कहीं तो कुछ हाथ मार लें। हे भगवान बताओ, इनको समझाओ। बार बार कहते हैं ये ऐसी दुनिया है, ये ऐसी दुनिया है कि यहां आती है संतोषी, नाम उसका ओरिजिनल में संतोष है। यहां आता है मुन्ना, नाम उसका ओरिजिनल में मुन्नी है। क्यों नहीं समझता बताओ भोले हैं? दोस्तों रग्बी फुटबॉल की बात करें बच्चे, तो ये 15 खिलाड़ी हैं। कौन है? 15 खिलाड़ी। आ जाओ आगे। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 7, 5, 8। क्वेश्चन नंबर 54। सही कह रहे हो निमित, बताओ कुछ बताओ, पढ़ के सिलेक्शन ले लो, है ना? तो वाटर पोलो की बात करें बच्चे, ये 7 है। वाटर पोलो में 7, और पोलो में कितने हैं? पोलो में कितने हैं बताओ जल्दी। पोलो में कितने? पोलो में 4 है, याद रखिएगा, पोलो में 4 है ना? टेबल टेनिस में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे? 3 या 4, 4 या 3, 2 या 3, 1 या 2। क्वेश्चन नंबर 55। तो आप देखोगे कि टेबल टेनिस की बात करें बच्चे, 1 या 2 होगा। सिंगल खेलेगा तो सिंगल है, और 2 होगा तो मिक्स डबल, 2 होगा तो मिक्स्ड वाले में 2-2, है ना? आ जाओ आगे। टेबल टेनिस से जो कप आपके सामने है, बर्नाबेलिक, स्वथलिंग, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, ये सब आपके लिए याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। लॉन टेनिस में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ साइड इन लॉन टेनिस? 1 या 2, 4 या 4, 5 या 3, 6 या 5। क्वेश्चन नंबर 56। चलो बताओ। अब पढ़ाने पर ध्यान देना, क्यों बोलते हो? मनीष शर्मा जी, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा बताओ? हमें लग रहा है भैया अंकुर का दोस्त है ये शर्मा जी, नहीं मनीष शर्मा जी, बुरा लग गया इनको। ओह बच्चे, लॉन टेनिस की बात करें तो 1 या 2। कोई बच्चे लॉन टेनिस में 1 या 2 होगा, जैसे टेनिस में है, टेनिस में 1 या 2, वैसे लॉन टेनिस में 1 या 2। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच वॉलीबॉल टीम? 9, 6, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 57। तो बच्चे आप देखोगे वॉलीबॉल की बात करें, ये 6 खिलाड़ी हैं, और वॉलीबॉल कहां का नेशनल गेम है? तो श्रीलंका का और नेपाल का वॉलीबॉल, याद रखना, है ना? नेक्स्ट। नेटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन इच नेटबॉल टीम? 10, 11, 9, 7। क्वेश्चन नंबर 58। तो आप देखोगे जो नेटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो ये 7 है, यानी वाटर पोलो में भी 7 है, और नेटबॉल में भी 7 है। वाटर पोलो में भी 7 और नेटबॉल में भी 7। ठीक है, अच्छा। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 3, 8, 12। क्वेश्चन नंबर 59। बास्केटबॉल की बात करें, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल गेम? तो क्या निकल कर आएगा बच्चे? 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं, है ना? आ जाओ आगे। जिम्नास्टिक के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड इन द गेम ऑफ जिम्नास्टिक्स? 6, 8, 5, 4। क्वेश्चन नंबर 60। तो आपको याद होगा कि जिम्नास्टिक के खेल में भी 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने बच्चे? 8 खिलाड़ी। कितने? 8 खिलाड़ी हैं। यानी जितना भी खेल खिलाड़ी बताया रट्टा मार लेना, आगे और पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, आ जाओ आगे। एक जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? मोहम्मद आदिल शाह,
यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, महमूद गवां। क्वेश्चन नंबर 61 क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों आपको याद होगा कि बहमनी शासकों में एक बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह, कौन है? मोहम्मद आदिल शाह, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, मोहम्मद आदिल शाह, ये बीजापुर का गुंबद कब बनाया था? तो 1656 में, 1656 में, याद रखिएगा, 1656 में। नेक्स्ट, Who among the following established दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत? किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 62 बताओ। ये तो आसान सवाल है। आपको याद होगा बच्चों कि सर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश, इसीलिए इसे रियल फाउंडर बोलते हैं, इसीलिए इसे रियल फाउंडर बोलते हैं, गुलाम वंश का। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर था कैपिटल। कहां था? लाहौर था, याद रखिए, कहां था? लाहौर था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमाराम शब्द का अर्थ क्या था? द टर्म अमाराम इन द विजयनगर एम्पायर स्टूड फॉर विद्वानों और कवियों को दिया जाने वाला अनुदान, विधवाओं और गरीबों को दिया जाने वाला अनुदान, सैन्य अनुदान, या ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान। क्वेश्चन नंबर 63 चलो बताओ। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों कि सर विजयनगर साम्राज्य में जो अमराम शब्द है उसका अर्थ है मिलिट्री ग्रांट्स, सैन्य को जो अनुदान दिए जाते थे वो विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो 1336 में इसकी स्थापना की गई थी, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, है ना। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा लाने का प्रयोग किसके कारण सफल नहीं हो सका? टोकन सिक्कों की ढलाई के लिए तांबे की कमी, विदेशी व्यापारियों द्वारा टोकन सिक्कों की अस्वीकृति, टोकन मुद्रा की खराब गुणवत्ता, या नकली सिक्कों की बड़े पैमाने पर ढलाई। क्वेश्चन नंबर 64 बताओ क्या होगा? तो आपको याद होगा सर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह कहते हैं, नकली सिक्कों के बड़े पैमाने पर ढलाई, यानी इसने सिक्का शुरू किया और उस समय घर घर में टकसाल बन गया, घर घर में सिक्का ढलने लगा, इस कारण से बेचारा असफल रहा है। एमबीटी, जिसका ओरिजिनल नाम जूना खां था। क्या बच्चे? जूना खां, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने पहली बार इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर लगाया था? विच सुल्तान ऑफ द सल्तनत पीरियड इंट्रोड्यूस्ड इरिगेशन टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 65 तो आपको मैं बता दूं कि सर सल्तनत काल के किस सुल्तान ने? सर फिरोज तुगलक ने, जिसका नाम क्या रखा गया था? हक ए सर्ब, हक ए सर्ब, हक ए सर्ब। इस सिंचाई जो टैक्स का नाम क्या था? हक ए सर्ब था। और याद होगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने पहले सिंचाई के लिए नहर बनाया और नहरों का जाल किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल लगा दिया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप, है ना। फिरोज तुगलक द्वारा दारुल सफा क्या था बच्चे? एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए गेस्ट हाउस, एक मुफ्त अस्पताल, एक भिक्षा गिरा। क्वेश्चन नंबर 66 पहले सिंचाई कर नहीं लगाता है, वो नहर की शुरुआत करता है, ठीक है, वो नहर की शुरुआत करेगा बच्चे। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा की बात करें, एक फ्री हॉस्पिटल था। क्या था? फ्री हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अनाज पर टैक्स समाप्त कर दिया था, जिसे अनाज पर जकात भी कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 67 टेंशन मत लेना, सारे टॉपिक वाइज करा दूंगा, जितना टॉपिक बचता बनता है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, एंशिएंट हो, है ना। तो अब देखोगे क्या निकल कर आएगा? सर सिकंदर लोदी कौन है? जिसने आगरा की स्थापना की दोस्तों 1504 में, और 1506 में इसने अपने कैपिटल बना दिया। कौन है? सिकंदर लोदी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? पृथ्वीराज थर्ड, जयसिंह सिद्धराज, भोज परमार, मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 68 तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कौन है ये? जयसिंह सिद्धराज है, जयसिंह सिद्धराज है। और एक चीज और समझना, मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको याद होगा कि जो काशी में विश्वनाथ मंदिर है उनके लिए 1 लाख का दान दिया था। कौन? हैदराबाद का अंतिम नवाब, हैदराबाद का लास्ट नवाब, नाम बता दो उसका, पढ़ाया था ना। सर कैन आई अप्लाई फॉर पोस्ट विथ B2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स सिंस माई मेडिकल स्टैंडर्ड इज A3? अभिजीत, जो आपके कंसर्न है ना, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करना
तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले घर या गृह कर लगाया था? क्वेश्चन नंबर 69। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू चार्ज घर और हाउस टैक्स? तो आपको याद होगा उस्मान अली। बिल्कुल अंजलि जी, करेक्ट, बहुत बढ़िया, उस्मान अली, है ना, बहुत शानदार। तो दोस्तों ये फिरोज शाह अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले हाउस टैक्स लगाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफी संतों में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा? बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 70। तो बच्चे कौन है जिसने 7 सुल्तानों के शासन को देखा? शेख निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों को देखा था, याद रखिएगा। अमीर खुसरो 8 और निजामुद्दीन औलिया 7, जिसका मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट, तो शेख निजामुद्दीन औलिया याद रखना बच्चे। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? चलो बताओ, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? सर ये कौन कह सकते हैं? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी। कल पढ़ाए हैं। तो कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कर नहीं चुकाना है महात्मा गांधी। कर नहीं चुकाना है महात्मा गांधी और कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में। अरे कल तो पढ़ाए हैं, कल ही तो पढ़ाए हैं, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा है? साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। तो आपको याद होगा साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया। कब? 1928 में, यानी 3 फरवरी 1928 को ये बंबई में आएंगे, और बंबई में आने के बाद ये लाहौर में जाते हैं, और लाहौर में ही नारा लगता है साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन? संपूर्ण नारा आपको याद होगा दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अच्छा जरा बताना कमेंट बॉक्स में, 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था। हम लोगों ने कल देखा था ना, है ना, हम लोगों ने कल देखा था 1999 में जयप्रकाश नारायण को। अरे यूसुफ मेहर ने बोला, लेकिन फेमस किसने किया? तो उसी को तो देखेंगे, है ना। आ जाओ आगे। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया बच्चों? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 75। तो आप देखोगे कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। कब की बात है ये? सर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन होगा, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, वहीं पे पूर्ण स्वराज कहा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मरो नहीं मारो किसका नारा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 76। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट हैं, याद करो ना। 2019-20 में जब पेपर हुआ था, स्लोगन था ना, तो देखोगे मरो नहीं मारो की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1966 में, जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्ति हुई पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुआ, ताशकंद में हुआ, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, जय जगत का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 77 क्या होगा जरा बताओ दोस्तों। आपको याद होगा कि जय जवान जय जगत का नारा विनोबा भावे। अच्छा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अब समझना, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, इसमें एड ऑन कर दिए जय विज्ञान। जय विज्ञान यह नारा किसने दिया? तो सर अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसमें एक और एड ऑन कर देगा, समझना क्या? तो जय अनुसंधान। जय अनुसंधान, तो ये किसने जोड़ा? मोदी जी ने, है ना। ये याद रखना बच्चों कि जय जवान जय किसान का नारा
लाल बहादुर शास्त्री, जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, क्या पूछेगा पेपर में ये देख लेना बिल्कुल, ठीक है, गड़बड़ मत करना। आ जाओ आगे। आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों आराम हराम है और कौन कह सकता है? भैया जिसने आराम से जिंदगी गुजारे। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पहले प्रधानमंत्री, है ना। ठीक है, आ जाओ आगे नेक्स्ट। हे राम किसका वचन है बच्चों? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 79। तो आपको पता होगा सर हे राम कब कहा था गांधी जी ने? तो 30 जनवरी 1948 में, जब इनको नाथूराम गोडसे गोली मारते हैं, कहां पे? बिड़ला भवन दिल्ली में, वहीं पे ये कहते हैं हे राम। और इनका राजघाट जो मतलब समाधि स्थल कहां? राजघाट दिल्ली में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राजगुरु, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों याद रखना कि सर इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया है बच्चों। कौन है? सरदार भगत सिंह ने दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81। आज बहुत सारा आपका रिवीजन हुआ होगा, बहुत सारा रिवीजन हुआ होगा आज। तो दोस्तों भील जनजाति की बात करें, यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? डू इट फास्ट। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है या गोंड है? भील है या गोंड है? गोंड, गोंड, गोंड। 2011 के अनुसार भील। अरे 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है, और मध्य प्रदेश का पूछेगा तो गोंड है, याद रखना, मध्य प्रदेश का गोंड है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, डफला, लेप्चा, डाफर। क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज अ कास्ट फाउंड इन केरल? तो आसान सवाल है सर, केरल में चेंचू है, लेप्चा कहां मिलेगा? सिक्किम। लेप्चा किसे कहते हैं? बकवास बात करने वाले, है ना। जबकि डफला सब कहां? तो आपको मिजोरम, मणिपुर के आसपास डफ मिलेगा देखने को, है ना। तो चेंचू याद रखिएगा। तो डफला अरुणाचल प्रदेश है बच्चे, डफला को निसी भी कहते हैं, और डाफर आपको गुजरात में। डफला कहां? वही डफला, अबोर, मिसी, मिरी, जो जितने सारे ट्राइबल है ना, और डफला खासकर अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। डफला अरुणाचल प्रदेश में, है ना, और डाफर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? सबसे आसान है अहोम जनजाति। अहोम विद्रोह हुआ था, आपको याद होगा, है ना। हाँ पवन जी, याद आ गया आपको। तो दोस्तों अहोम जनजाति कहां? असम में। और आपको याद होगा कि अहोम विद्रोह हुआ था कहां? असम में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ जनजाति है, एक तरफ मूल राज्य है, ओरिजिन स्टेट है। थारू, भुटिया, मुंडा, कोल, क्या निकल कर आएगा? तो थारू उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, देख लो। तो बच्चों याद रखिएगा कि थारू उत्तराखंड ये सही है, जबकि भुटिया सिक्किम में दिखेगा, मुंडा झारखंड में दिखेगा, कोल झारखंड में दिखेगा, है ना। मुंडा कोल झारखंड में, भुटिया सिक्किम में, थारू सही है, और थारू उत्तर प्रदेश में भी है, जो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बिंझवार, धनवार, खैरवार, मझवार। क्वेश्चन नंबर 85, है ना, क्वेश्चन नंबर 85। तो बच्चे कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति की बात करें, खैरवार है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बच्चे? खैरवार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लुसाई जनजाति कहां निवास करती है? राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 86। चलो, अरे खैर से बनता है ना कत्था, वही खैरवार जनजाति निकल कर आ गई। तो बच्चों लुसाई जनजाति की बात करें, मिजोरम है। लुसाई है कौन? लुसाई कौन है? लुसाई कहां पे बच्चे? मिजोरम। नेक्स्ट, गद्दी जनजाति कहां निवास करती है? मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 87,
क्या निकल कर आएगा? कि वेयर इज द गद्दी ट्राइब रेसिडेंट, क्या निकल कर आएगा दोस्तों? तो आपको याद रखनी चाहिए बच्चों कि सर जो गद्दी ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। कहां के बच्चों? हिमाचल प्रदेश की, है ना। बोडो जनजाति कहां की निवासी है? ये कल हम लोगों ने पढ़ा ना, बोडो जनजाति, बोडो लैंग्वेज। तो बोडो लैंग्वेज कहां बोली जाती है? सर बोडो असम में, बोडो असम में। और आपको याद होगा बोडो, डोगरी, डोगरी, है ना, मैथिली, मैथिली और संथाली, ये जोड़ा गया बच्चों 2003 में, है ना, 2003 में। कब? 92वें संविधान संशोधन में। तो बोडो असम में, डोगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में, संथाली झारखंड में, है ना। नेक्स्ट, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्राइबल कम्युनिटी हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 89। हाँ, टोडा, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, क्या बात है पवन जी, बहुत शानदार। तो बच्चा आप देखोगे किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में ट्राइबल नहीं है। बाकी बात सब मिल जाएगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, है ना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है बच्चे? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा? चलो जल्दी। तो आप देखोगे कौन सुमेलित नहीं है? सर संथाल। ये कहां दिखेगा आपको? संथाल कहां दिखेगा? सर झारखंड में। ए मत लगाना, भील एक्चुअली क्या है ना कि गुजरात, मध्य प्रदेश सीमा लगता है ना, सीमा लगता है ना। तो भील छत्तीसगढ़ में नहीं, संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, संथाल कहां? झारखंड में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, लघु चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, चलो। हां, भील कह सकते हो यूपी में, लेकिन कम है मात्रा उसकी। अरे भील वाला देखिए, भील वाला क्या है? ठीक तो है भील, भील कहां है? भील मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है बच्चे गुजरात में, और गुजरात में भी हमें भील देखने को मिलता है। सही है बच्चे, परेशान मत होना, है ना। नेक्स्ट, तो राजस्थान बच्चे, लघु चित्रकला राजस्थान। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? सबसे आसान है। तो मधुबनी चित्रकला की बात करें, सर बिहार है। मधुबनी कहां? बिहार है ना बच्चे। नेक्स्ट, पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 93। पिथौरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 93। तो पिथौरा की बात करें, ये क्या होगा? सर मध्य प्रदेश है। पिथौरा कहां बच्चे? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाया था? मोजार्ट, क्लॉद मेनो, लियोनार्डो दा विंसी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 94 क्या निकल कर आएगा? तो आपको मैं बता दूं कि सर द लास्ट सपर की बात करें, लियोनार्डो दा विंसी। कौन है? लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, है ना। नेक्स्ट, कालीघाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? अब तक का सबसे आसान सवाल है। गुजरात होगा। किसमें गुजरात होगा भैया? किसमें गुजरात होगा? पिथौरा नहीं, सही होना चाहिए। एक मिनट देखते हैं, हो सकता है। देखो, पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र से उत्पन्न एक पारंपरिक चित्रकला है जिसे भील जनजाति, भिलाला जनजाति के लोग करते हैं। इस पेंटिंग में मुख्य रूप से पिथौरा नाम के देवता को दिखाया जाता है ना। ठीक है, तो सही है मेरे भाई। ठीक है, द लास्ट सपर की बात करें, लियोनार्डो दा विंसी। अब देखो, कालीघाट की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में मंदिर है ना। ठीक है, ओके, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, तो आप देखोगे वर्ली चित्रकला की बात करें, यह आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। वर्ली चित्रकला कहां पे? महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला बच्चे कहां? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, रंगवाली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? रंगवाली चित्रकला कर्नाटक, राजस्थान, असम, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 97।
तो रंगवाली चित्रकला की बात करें, ये आपको दिखेगा दोस्तों कहां पे, सर कर्नाटक में है। कहां पे, कर्नाटक। ठीक है, आ जाओ आगे। चेरियल पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? चेरियल पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 98। तो आप देखोगे कि चेरियल चित्रकला की बात करें, यह आपको आंध्र प्रदेश में है। चेरियल कहां पे, आंध्र प्रदेश है ना। हर हर महादेव मेरे भाई, है ना। आ जाओ आगे। थांका जो पेंटिंग है वो किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो आप देखोगे थांका बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, थांका किससे है? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, थांका की बात करें ये आपको बौद्ध धर्म से देखने को मिलेगा। किससे? बौद्ध रिलीजन से। किससे? बौद्ध रिलीजन से थांका। ठीक है, चलिए। बाघ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 100। बाघ चित्रकला की बात करें तो आपको दिखेगा दोस्तों ये आपको मध्य प्रदेश से। कहां पे? मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों आज 1 घंटे में 100 सवाल की बात हुई थी। मैंने 1 घंटे से कुछ ज्यादा 5-7 मिनट ज्यादा में 100 सवाल आपका पूरा किया। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। रेलवे एग्जाम अनाउंसमेंट हुआ है, आज तो हमने मिक्स करा दिया। आगे हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे कि 1 घंटे में कम से कम कोशिश करेंगे कि एक पार्टिकुलर टॉपिक से 100 क्वेश्चन खत्म करें। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। जितने सारे प्यारे बच्चों देखे क्लास देखा है ना। मिलेंगे दोस्तों रेगुलर क्लास में कितने बजे? तो 2 बजे और शाम को 7 बजे। मेरी क्लास कितने बजे होती है? तो दोपहर 2 बजे रेलवे के लिए, और शाम को 7 बजे। अगर आपको देखना अच्छे अच्छे सवाल तो शाम को 7 बजे मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। आप सबने अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच।